हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। चलो, हम लोग ऑडिटिंग एंड एथिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब हम आज इस वीडियो से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है जी। मेन हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरनल कंट्रोल, उसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। अब एज यूजुअल हम सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट देख रहे थे कि हमें इंटरनल कंट्रोल में कितने नंबर ऑफ सब टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मित्रों मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पर ये जो इंटरनल कंट्रोल की जितनी भी बात होगी, ये सारी की सारी बात होगी एक ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में। ऑडिट में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। एक जो एंटिटी है जिसने हमें ऑडिट करने के लिए हायर किया है, ये पहली एंटिटी, और दूसरी एंटिटी हमारी हमेशा होगी ऑडिटर या ऑडिटर की फर्म या ऑडिटर के टीम मेंबर। ये तीनों फैक्टर्स ऑडिटर के कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी बातें इंटरनल कंट्रोल के बारे में हो रही है, ये एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल के बारे में सब कुछ डिस्कशन रहेगा। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है, जो ऑडिटर की फर्म है, उनके फर्म के इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम बात नहीं कर रहे। ये जिस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हम करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके की है, और एज एन ऑडिटर हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल, यानी उस नॉलेज बेस का यूज, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक से पता चलेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसमें लिमिटेशंस कितने हैं? टोटल 6 लिमिटेशंस हमें पढ़ने हैं। कौन से है वो? इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, यानी इंटरनल कंट्रोल का जब आप स्टडी करोगे, इवेल्युएशन करोगे, रिव्यू करोगे, उसके बेसिस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको केवल रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कैन नॉट प्रोवाइड यू एब्सोल्यूट एश्योरेंस। दूसरा लिमिटेशन क्या है? ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाई जाती है वो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है। उसको डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर होती है। और इन सारे एक्टिविटीज़ में जजमेंट का इस्तेमाल होता है, और जजमेंट हमेशा परफेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग के बारे में देखना पड़ेगा। फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम संभालने की जिम्मेदारी दी है, स्पेसिफिक कंट्रोल संभालने की जिम्मेदारी दी है, उस व्यक्ति को उसके पर्पस के बारे में सीरियसनेस ही नहीं है, उसको उसका एक्चुअल पर्पस ही पता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा एम्प्लॉय जिसको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है इंटरनल कंट्रोल के, तो इन केसेस में उसको समझेगा नहीं कि उस इंटरनल कंट्रोल का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको क्यों फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर नेग्लिजेंस होने की या फिर गलत सिस्टम इंप्लीमेंट करने के चांसेस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कोल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉय की मिलीभगत हो जाती है तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। फिर जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होती है वो हर बार हर एक इंटरनल कंट्रोल को माइक्रो मैनेज नहीं करती है। वो एक बार पॉलिसी बना देती है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग लेवल्स पे एम्प्लॉयज होते हैं, और उन एम्प्लॉयज के ऊपर मैनेजमेंट अपना ट्रस्ट रखती है। तो जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉय एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। तो इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में हमेशा 100% सर्वेलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जजमेंट्स हम लेते हैं कि हमने क्या आउटकम प्लान किया था और हमारा परफॉर्मेंस उस आउटकम तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इसमें बहुत सारे जजमेंट्स, एस्टिमेशंस, ट्रस्ट रखना पड़ता है ना, ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो इसके वजह से एक ड्रॉबैक होता है कि 100% आप माइक्रो मैनेज किसी भी इंटरनल कंट्रोल को हर ट्रांजैक्शन में नहीं कर पाओगे। दूसरा, आखिरी वाला लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। अब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी,
जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशंस, उन ऑर्गेनाइजेशंस का इकोनॉमिक साइज, उन ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, कोई मीडियम साइज कंपनी होगी, कोई एकदम स्मॉल एंटिटी होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एंटिटी, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल विद द एंटिटी, उस हिसाब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इन जनरल जो छोटी एंटिटीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते टू हायर एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़, या हर लेवल पर एम्प्लॉय बिठाने की पैसे नहीं होते। तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ओनर होता है वही बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स को मैनेज करता है, यानी पूरी की पूरी बिजनेस प्रोसेस फुली डिपेंडेंट होती है ओनर या मैनेजर के ऊपर ही इन स्मॉल बिजनेसेस। तो ऐसे कुल मिलाकर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब हमें पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में, यानी टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 में हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, तो इन लिमिटेशंस के बारे में हमें जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसकी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब यहाँ पर टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 ये डिसेंट साइज है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक आपका बड़ा टॉपिक आएगा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये लेंदी है, लंबा टॉपिक है। इस इंटरनल कंट्रोल वाले टॉपिक में सिर्फ टॉपिक नंबर 5 ही आपका सबसे बड़ा है, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है और डायरेक्टली ये सारी चीजें आपकी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से ली गई है। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग का पेपर, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे हो। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1 कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, बिजनेस प्रोसेसेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन के जितने भी टास्क होंगे वो सारे के सारे आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो बिजनेस प्रोसेसेस पर रहेगा, लेकिन उसमें भी हमारा एज एन ऑडिटर सबसे मेन फोकस रहेगा ऐसे एस्पेक्ट्स पर जो हमेशा फाइनेंशियल नेचर के होंगे। जो भी नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स है, या जो भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, वो ऑडिटर के लिए इममटेरियल होते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो ऐसे 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ने हैं। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो, ये 5 हेडिंग आपके दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए, स्टोर हो जाने चाहिए परमानेंटली। पहला क्या है आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, सबसे पहले आएगा आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरा चीज क्या आएगा आपके पास, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, यानी एंटिटी का जो बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, उन रिस्क का हमारे फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सारा डेटा प्रॉपरली कैप्चर करता है या नहीं करता है, इसके बारे में आपको एज एन ऑडिटर रिव्यू एंड इवेल्युएशन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, तीसरा कंपोनेंट क्या होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा। हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा बिजनेस प्रोसेसेस पे, और बिजनेस प्रोसेसेस भी वही जो रिलेवेंट होगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन के लिए। फिर चौथा कंट्रोल कंपोनेंट क्या है रहेगा आपका इंटरनल कंट्रोल का, कंट्रोल एक्टिविटीज। पांचवा कंपोनेंट रहेगा आपका मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो ये 5 आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। अब एक एक करके इसमें डिटेल्स क्या है वो भी हम एक बार नजर घुमा लेते हैं। ठीक है जी, चलो पहुंच गए हम लोग। नंबर 4, ज़्यादा ही लॉस्ट हो गया मैं स्क्रोलिंग करने में। चलो, तो सबसे पहले 3 टॉपिक में तो कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनके हेडिंग्स ही आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से फिर आप अंदर का मटेरियल याद रख लोगे, ठीक है।
लिमिटेशंस भी आसान है, 1 2 3 4 ये डिसेंट साइज के हैं, इसको पढ़ने में कोई हमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। सबसे मेजर समय हमें कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए लगाना है। तो अब ये जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें ऑडिटर को करनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसमें पहला एलिमेंट है आपका कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, और तीसरा कंपोनेंट है आपका पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। देन चौथा एलिमेंट क्या है आपका? मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। नंबर डी, एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट, नॉट एन एब्सोल्यूट डेटेरेंट टू फ्रॉड। यानी अगर ऑडिटर ने जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू किया, इवैल्यूएशन किया, और अगर उसे ये लगता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट यानी आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ढंग से काम कर रही है, इसका ये मतलब कभी भी नहीं होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड कभी हो ही नहीं सकता या कभी हुआ ही नहीं है। अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो कुछ ना कुछ फ्रॉड, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन ऑफ डेटा आपको जरूर दिखेगा, अगर आप डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे तो। उसमें हमें क्या पढ़ना है? कंट्रोल एनवायरनमेंट एज अ पॉजिटिव बट नॉट एब्सोल्यूट फैक्टर। उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, वो डेटरेंस का काम करेगा, लेकिन 100% फ्रॉड प्रूफ नहीं है, वो फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल एनवायरनमेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन। इस तरीके से आपके जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसमें इस तरीके से आपको 7 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। देन हमने डी का पॉइंट भी देख लिया, अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 2। पहला कंपोनेंट हमने देख लिया कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसके डिटेल्स हमने पढ़ लिए। अब दूसरा कंपोनेंट आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कोई भी बिजनेस होता है उसमें एक ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस रिस्क होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कोई भी व्यक्ति, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस में प्रॉफिट होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है, बिजनेस में लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। जो नॉर्मल लॉस होता है वो आपका नॉर्मल सेल परचेस डेली यानी जो आपके रूटीन ट्रांजैक्शन होंगे उसमें से लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे फायर एक्सीडेंट, थेफ्ट हो सकता है, अनयूजुअल इवेंट्स इन मार्केट हो सकता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गई, कोविड-19 का पैंडेमिक बीच में से टपक गया, किसी को कोई उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स होने की वजह से अगर वॉर हो जाती है, सिविल वॉर हो जाती है, तो आपके बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो एक बिजनेस के लिए रिस्क निर्माण करते हैं और उस रिस्क का फाइनेंशियल इम्पैक्ट उस एंटिटी के ऊपर पड़ने वाला है। तो ऐसे रिस्क को एनालिसिस करने के लिए, ऐसे रिस्क को एंटिसिपेट करने के लिए क्या एंटिटी ने कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा के रखी है या नहीं लगा के रखी है। इन शॉर्ट, लॉसेस को एंटिसिपेट करने के लिए आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसे कहा जाता है द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस। तो एज एन ऑडिटर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में एंटिटी ने कोई रिस्क असेसमेंट मैकेनिज्म लगा के रखा है या नहीं लगा के रखा है, उसके बारे में इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अगर एग्जिस्ट करती है तो उस प्रोसेस को आप समझोगे। पॉइंट नंबर बी, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। पॉइंट नंबर सी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिस्क चेंजेस। पॉइंट नंबर डी, जजमेंट इन इवेल्युएटिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 3, यानी तीसरा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। 2 फंक्शंस है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, तो इन 2 फंक्शंस के लिए एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम, components of information system, communication of financial reporting roles and responsibilities. Then चौथा कंपोनेंट क्या होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का, कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल का, कंट्रोल एक्टिविटीज। उसमें सबसे पहले आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर बी आप देखोगे एग्जांपल्स ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल एक्टिविटीज।
एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। अब ये जो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स है यही आपका पॉइंट नंबर 5 बन जाता है। उसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, यानी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 3 फेजेस होते हैं, पहले डिजाइन, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा मॉनिटरिंग। तो ये सबसे लास्ट वाला फेज होगा आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट का। तो जो डिजाइन किया है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट की गई है, उसको मॉनिटर करना जरूरी होता है ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो प्लान था उस प्लान के हिसाब से हमारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें वेरायंसेस क्या है। अगर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में वेरायंस आता है तो उस वेरायंस के यानी डिफरेंस के पॉइंट्स हमें, उसके रीजंस हमें ढूंढने पड़ेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छा आता है और ज़्यादा पॉजिटिव आता है तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से हमारे परफॉर्मेंस कम आता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लैप्सेस कहाँ पे हुए हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, तो मॉनिटरिंग कंट्रोल्स में हम क्या क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, पॉइंट नंबर बी पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटरिंग, पॉइंट नंबर सी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड सेपरेट इवैल्यूएशंस, पॉइंट नंबर डी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एज अ सोर्स ऑफ मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन। तो ये 4 मुद्दे हम मॉनिटरिंग कंट्रोल में सीए इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 जो आता है हमारा, वो आता है आर ऑल कंट्रोल्स रिलेवेंट टू द ऑडिट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स होंगे क्या वो सारे के सारे ऑडिट से रिलेवेंट है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1 रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स है। जो ऑब्जेक्टिव्स या जो विजन मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप करती है तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इनकी रिलेशनशिप एज एन ऑडिटर समझनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रिलेवेंस ऑफ कंट्रोल्स टू द ऑडिट, यानी अब जो भी कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं वो ऑडिट के लिए रिलेवेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। जब उन फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनका अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आएगा, तब हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कौन से कंट्रोल्स ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, और फिर सबसे ज्यादा समय हम ऐसे कंट्रोल्स को रिव्यू, इवैल्यूएशन एंड अपना ओपिनियन बनाने के लिए अलॉट करेंगे। टॉपिक नंबर 7 कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिटर का सबसे पहला मुद्दा क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है तो ऐसे केसेस में ऑडिटर ये अज्यूम करता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो 100% जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं एक्यूरेसी के साथ एंड कंप्लीटनेस के साथ सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है। ये मैनेजमेंट का क्लेम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इस क्लेम को एज एन ऑडिटर हम क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं थ्रू सैंपल बेसिस पे चेकिंग करके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करके, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करके, बेसिकली पूरी की पूरी ऑडिट प्लान को इंप्लीमेंट करके। फिर टॉपिक नंबर 8 इंटरनल कंट्रोल्स ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ अमाउंट में एसेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में एसेट्स होते हैं। क्या उन एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है, कोई सिस्टम बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। टॉपिक नंबर 9 कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से कोई डेटा अगर रिलेवेंट नहीं है तो ऐसे केसेस में ऑडिटर को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये हमें टॉपिक नंबर 9 में पढ़ने को मिलेगा। टॉपिक नंबर 10 में हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कंट्रोल्स। नेचर एंड एक्सटेंट यानी किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल हमें समझने हैं, और एक्सटेंट मतलब कितना डिटेल में हमें उसे समझने की जरूरत है ताकि हमारा जो ऑडिट का काम है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से हो सके। पहला पॉइंट इवैल्यूएटिंग द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस, सफिशिएंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। इस तरीके से ये 3 टॉपिक्स हमें टॉपिक नंबर 10 में पढ़ने हैं। तो मित्रों हमारा जो मेन टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल्स, उसमें कुल मिलाकर हमें 10 मुख्य सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 1 है आपका मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टॉपिक नंबर 2 पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टॉपिक नंबर 3 बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, कंपोनेंट्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिलेवेंट कंट्रोल्स फॉर द ऑडिट,
completeness and accuracy, controls over completeness and accuracy of information, internal controls for safeguarding of assets, controls relating to objectives that are not relevant to an audit, and नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल। ऐसे 10 टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूं, ये वाला जो टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल वाला टॉपिक नंबर 4, ये हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी पार्ट 1 में। देन इस लेक्चर का पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसमें हम टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे मुझे प्यार से एकदम डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद जो पार्ट 3 रहेगा, उसमें हम लोग टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मटेरियलिटी वाला जो इंटरनल कंट्रोल वाला जो टॉपिक है, वो आपको कुल मिलाकर 3 वीडियो लेक्चर्स के सेक्शन पार्ट्स में, 3 वीडियो पार्ट्स में मिलने वाला है। अब आज का जो वीडियो है ये पहला वाला पार्ट रहेगा आपका। इस पहले वाले पार्ट में हम लोग टॉपिक नंबर 1, 2, 3 और 4 ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूं हमारे नोट्स में। इंटरनल कंट्रोल पहुंच गए जी हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मित्रों, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एज पर एसए 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, द इंटरनल कंट्रोल में भी डिफाइंड एज। इसका मतलब ऐसे 315 में ये वाला जो पैराग्राफ हमें दिया गया है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोसेस डिजाइंड, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel provide reasonable assurance about the achievement of the entity's objectives with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations. The term controls refers to any aspects of one or more of the components of internal control. अब ये जो है ये आपको एक फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया गया है फॉर द क्लैरिटी। हमारी एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो यहाँ इतना क्वांटिटी हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखो, ये जो मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल है ये कहना क्या चाहता है। तो इंटरनल कंट्रोल बेसिकली जो आपके कंट्रोल जो टर्म है ये एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन किया जाता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, ठीक है, पर्सन्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होती है ये एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन किया जाता है। 3 फेजेस में इसका काम होता है। इसको इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस को डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करने की जिम्मेदारी किन पर होती है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसकी जिम्मेदारी होगी टू डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इतनी बात हमें समझ गई। अब ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो प्रोसेस है इसे डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, यानी रीजनेबल एश्योरेंस इसे प्रोवाइड करना है। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना है? अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी मैनेजमेंट जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। उसे हम चाहे तो कह सकते हैं विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आप उसे नाम देना चाहो। तो ऐसे केसेस में जब ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी करना होता है। तो यहाँ पर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्डिंग, उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल होता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स किस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं? The purpose of internal control system is to provide reasonable assurance about the achievement of entities' objectives
विथ रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ, अब यहां से आपके ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस आपको किन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मिलना चाहिए? विथ रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन से दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एक चौथा ऑब्जेक्टिव्स आपका हो गया। तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो प्रोसेस होती है उसे डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करने की जिम्मेदारी दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन की होती है। इससे हम अचीव क्या करते हैं? हम अचीव करते हैं, दैट मीन्स एंटिटी ऑब्टेन करती है रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इन चार ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेट की जाती है तब हम रीजनेबल एश्योरेंस गैदर कर सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है वो रिलायबल है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म किए गए हैं, कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है वो सेफ एंड सिक्योर्ड है, एंड जितने भी एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके साथ कंप्लायंस प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे चेक करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप किया जाता है। ठीक है मित्रों, और जब भी इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे 315 या रिलेवेंट एसेस में जब भी कंट्रोल्स ये वर्ड देखोगे, बेसिकली स्पेसिफिकली ऐसे 315 के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप कंट्रोल्स इस टर्म को रेफर करोगे तो द टर्म कंट्रोल रेफर्स टू एनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब आने वाले टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 5 में जब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो कंट्रोल का मतलब उन 5 कंपोनेंट्स में से कुछ एक, एनी वन और मोर ऑफ द कंट्रोल्स हो सकता है, कंपोनेंट्स हो सकता है। तो मित्रों ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था, इसमें हमने 3 एस्पेक्ट देखे। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन या टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स जो है 4 एस्पेक्ट्स में, 4 सेगमेंट्स में वो अचीव होते हैं। पहला सेगमेंट क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो रिलायबल हो रही है, जो डेटा जनरेट होता है वो रिलायबल है। दूसरा, जितने भी एंटिटी के ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म किए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स है उसे सेफगार्ड किए, सेफ है, वो सेफ एंड सिक्योर्ड है। एंड जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस एंटिटी को एप्लीकेबल है उन सब के साथ कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पर्पस होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने का। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने में 3 फेजेस लगते हैं। पहला, प्रोसेस को डिजाइन करो, प्रोसेस को इंप्लीमेंट करो एंड प्रोसेस को मेंटेन यानी मॉनिटर करो। उसके बाद ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होती है इसको डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। इतनी बातें हमें इस डेफिनेशन से एकदम क्लैरिटी के साथ पता चल गई। अब मैं आपको लेके चलता हूं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, जो इसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। As derived from above definition, the purpose of internal control is as under। यानी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जब मैंने आपको इसका पर्पस बता दिया है तो बस उसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पर सेपरेटली हमने मेंशन किया है, क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से प्रोवाइड किया है। तो एज डिराइव फ्रॉम द अबाउ डेफिनेशन द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज एज अंडर। यहाँ पे आपने मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल समझ लिया, अब हम उस इंटरनल कंट्रोल का पर्पस समझते हैं। Internal control is designed, implemented and maintained to address identified business risks that threaten the achievement of any of the entity's objectives that concern। यानी डेफिनेशन में हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, उन 4 ऑब्जेक्टिव्स को अगर कोई थ्रेट है या नहीं है वो हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से पता चल जाएगा। Internal control system is designed, implemented and maintained to address identified business risk। यानी मैनेजमेंट या दोष चार्ज विद गवर्नेंस या अदर रिलेवेंट पर्सोनल के हिसाब से जो भी बिजनेस रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई की है उस बिजनेस रिस्क को एड्रेस करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन किया जाता है। और जो भी बिजनेस रिस्क होती है वो 4 सेगमेंट से रिलेटेड हो सकती है। पहला, the reliability of the entity's financial reporting। दूसरा, the effectiveness and efficiency of its operations। तीसरा, its compliance with applicable laws and regulations। and चौथा, safeguarding of assets। the way in which internal control is designed, implemented and maintained varies with an entity's size and complexity। तो internal control system
हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आइडेंटिकल होगी या सेम टू सेम होगी, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ द एंटिटी, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम, ट्रांजैक्शंस का नेचर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड वो कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है, वेदर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक ही करेंसी में ट्रांजैक्शन होते हैं या मल्टीपल करेंसी में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर उसके बाद आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे और उसको मॉनिटर या मेंटेन करोगे। लेकिन एज अभी सीए इंटरमीडिएट के लेवल पर हमें एक बात एकदम दिमाग में फिक्स करनी है, वो क्या, जब भी हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटिटी के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एंटिटी को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होता है। वो रीजनेबल एश्योरेंस एंटिटी को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो प्रोसेस है, अगर वो सही तरीके से परफॉर्म करती है तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड हो जाता है। तो एंटिटी के 4 ऑब्जेक्टिव्स है जिसको फुलफिल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन किया जाता है। वो कौन से है? द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है वाया मैनेजमेंट, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, यानी एक्चुअल ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटिटी का? जितने भी डेली ऑपरेशंस एंटिटी परफॉर्म करती है वो सारे के सारे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म होने चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी एंटिटी का? जितने भी एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हर बार उन सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो उसमें किसी डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द नॉन कंप्लायंस फाइनेंशियल पेनल्टी या फिर बैन लग सकता है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, या फिर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है बिजनेस का, या फिर एक्सट्रीम केसेस में फाइनेंशियल फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट या फिर बैन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आपके लिए पेनल्टीज या फाइन हो सकती है, आपको शिक्षा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंटिटी के जितने भी एसेट्स है उन एसेट्स को सेफगार्ड करना होता है। तो सेफगार्डिंग के लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें आवश्यकता होती है। अब यहां पर आप देखो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहा गया है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम मतलब एक प्रॉपर लॉजिकल मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम कुछ टास्क या एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसे कहा जाता है सिस्टम। सिस्टम में सब सारी चीजें एकदम लॉजिक होता है, हर एक स्टेप के पीछे रीजन होता है और हर एक स्टेप या जो भी लॉजिक या रीजन है उसका एक उन चीजों को सेटअप करने का एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है। यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश करके हमें कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। तो ये उसका बैकग्राउंड है। ठीक है, एज एन ऑडिटर एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। अब यहां पर आप एक बात देखो, जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करोगे और इवेल्युएट करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट ने की है क्या वो रिलायबल है या नहीं। तो आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रिलायबिलिटी चेक करोगे, करेक्ट। फिर जो भी ऑपरेशंस होते हैं यानी जो भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो एज एन ऑडिटर आप क्या चेक करोगे? जो भी ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली या एफिशिएंटली परफॉर्म किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसका इंटरनल कंट्रोल्स आप रिव्यू करोगे कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को किस तरीके से ट्रैक करता है। फिर एज एन ऑडिटर आपकी ड्यूटी क्या है? जितने भी बिजनेस या इकोनॉमिक लॉज है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल होते हैं, एक एंटिटी को एप्लीकेबल होते हैं और जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, ऐसे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे के सारे चीज़ों के साथ कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप चेक करोगे। और जो कंप्लायंसेस है उसको एंश्योर करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से सेटअप की गई है, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आप रिव्यू करोगे। एज एन, अब मैं ऑडिटर का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप देखोगे बैलेंस शीट में कितने एसेट्स है एंटिटी के पास। फिर आप देखोगे कि इन एसेट्स को सिक्योर्ड एंड सेफ रखने के लिए एंटिटी ने किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, क्या वो सफिशियंट है, क्या वो रिलेवेंट है,
और क्या वो डिजायर्ड आउटकम अचीव कर रहे हैं। तो एज एन ऑडिटर जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करने के लिए, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स का आप ऑडिट करोगे कि जो मैनेजमेंट के असर्शंस है, जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, उस हिसाब से जितनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट ने डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन की है, क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो बेसिकली एक ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, उसका पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड देन इंटरनल कंट्रोल का जो पर्पस होता है वो पर्पस आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये डेटा पता होगा तभी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू, इवैल्यूएशन एंड ऑडिट कर पाओगे और उस पर अपना ओपिनियन दे पाओगे। अगर आपके पास इसका नॉलेज ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है, तो आप उस चीज को ऑडिट नहीं कर पाओगे। क्रॉस वेरिफिकेशन या ऑडिट इटसेल्फ ये कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज है। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आएगी, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारा एंड प्रोडक्ट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है, तो वो पूरी की पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी अमाउंट्स है, आपको रिवर्स जाके उन सारे अमाउंट्स को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा और उनसे रिलेटेड जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स है जो हमारे ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, उनका भी रिव्यू आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो इन दो टॉपिक्स में से हमें इतनी सारी बातें पता चली। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 3 के ऊपर, जो हमें यह बताएगा कि इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। अब ये ऑडिटर के लिए रिलेवेंट है। जब आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑडिट करना है, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और एज एन ऑडिटर जब आप एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हो, उसके इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हो अलॉन्ग विद द इंटरनल कंट्रोल्स, तब आपको ये 3 बेनिफिट मिलते हैं। वो बेनिफिट क्या है? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल असिस्ट द ऑडिटर, यानी जब भी ऑडिटर ऑडिट का काम करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अगर उसके पास जानकारी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो उसको इन 3 चीजों में असिस्टेंस मिलने वाला है। इन 3 चीजों में काम करते वक्त उसको फायदा होने वाला है। पहला असिस्ट क्या होगा? आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप उसका रिव्यू करोगे, तब आपको यह पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में कहां पे गड़बड़ी हो सकती है, इस सिस्टम में कहां पे लूप होल्स है, इस सिस्टम के वीकनेसेस क्या है, उन वीकनेस और ये सारे लूप होल्स, वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे और उनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या होगा, ये आप एंटिसिपेट कर पाओगे, इसको आप क्वांटिफाई कर पाओगे। ठीक है। दूसरा आपका फायदा क्या होगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग आने के बाद? आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो एक मिसस्टेटमेंट को मटेरियल मिसस्टेटमेंट बना सकते हैं, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना इसका मतलब ही ऑडिट रिस्क भी जनरेट हो सकती है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप कर देगा अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से स्टडी करोगे। तीसरा फायदा हमारा क्या होगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ाई करने का? तो वो होगा डिजाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर क्या करता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फाइनलाइज होने के बाद, वो एंटिटी का एक इनिशियल ड्यू डिलीजेंस करता है। यानी काम शुरू करने से पहले हम पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू लेते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि हमें ऑडिट में क्या क्या काम करना है। अब प्लानिंग हम सबसे पहले कर लेंगे और जो प्लान हमने रेडी किया है उसको केवल इंप्लीमेंट करेंगे। हर रोज ऑन साइट जाके, या जब ऑडिट का काम हम शुरू करते हैं तब रोज जाके हम प्लान करेंगे फिर काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले प्लानिंग करो, उस प्लान को इंप्लीमेंट करो, और जरूरत पड़े तो ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है और जो ऑडिट प्लान है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर उसमें चेंजेस करो या अमेंडमेंट्स करो। इस तरीके से ऑडिट का काम होगा। ठीक है, ताकि आपका जो भी काम है वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हो, टाइमली मैनर में हो और क्वालिटेटिव तरीके से आप ऑडिट का काम पूरा कर सको। तो
इस तरीके से ये 3 फायदे आपको एज एन ऑडिटर मिलेंगे और इसीलिए इन 3 फायदों को अचीव करने के लिए आपको हमेशा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग लेना मैंडेटरी यानी जरूरी है, ऐसा ऐसे 315 आपको कहता है। फिर टॉपिक नंबर 4, अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस भी है, यानी उनमें कुछ कमियां भी है, उनमें कुछ वीकनेसेस भी है। तो एज एन ऑडिटर आप 100% रिलायंस नहीं रख सकते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया, अब फिक्स्ड असेट से रिलेटेड कोई इंटरनल कंट्रोल है, अगर एज एन ऑडिटर आपने फिक्स्ड असेट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू किया और आपको ऐसे लगा कि ये सही काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। ऑलवेज यू विल ऑलवेज गेट रीजनेबल एश्योरेंस। आप गारंटी के साथ कभी भी ये 100% गारंटी नहीं दे पाओगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमेशा फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसके वीकनेसेस होते हैं। अब ये जो हमें हमारा जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है या फिर जो ऑडिट का स्टडी मटेरियल है वो हमें अलर्ट करता है कि भाई साहब जब भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करोगे तो थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि उसमें ये 6 वीकनेसेस, ये ड्रॉबैक्स है, तो इन ड्रॉबैक्स को आप ध्यान में रखते हुए अपना ऑडिट का काम करना। ठीक है, पहला लिमिटेशन क्या है? इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, यानी वो कभी भी आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% गारंटी नहीं देगा कि सब कुछ चंगा है। सब चंगा सी नहीं, आपको तो भी अलर्ट रहना। ठीक है, काम कर रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा एज एन ऑडिटर की गड़बड़ कभी भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विथ ओनली रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीविंग द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक एंटिटी के जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें दे सकते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 2, द लाइक्लीहुड ऑफ देयर अचीवमेंट इज अफेक्टेड बाय इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, यानी कोई भी सिस्टम जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, थोड़े बहुत फ्लॉज उसमें होते ही है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन जो है वो हमेशा डायनामिक होती है। डायनामिक सिचुएशंस में स्टैटिक इंटरनल कंट्रोल्स कभी भी काम नहीं करेंगे। सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की प्रोसेसेस को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। फिर दूसरा लिमिटेशन क्या होता है? ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी जजमेंट हम लेते हैं, अब मैं कोई जजमेंट लूंगा तो मेरे पास जितना नॉलेज है, मेरे पास जितने एनालिटिकल स्किल्स है, मेरा जितना जिंदगी का एक्सपीरियंस है, इन अलग अलग एस्पेक्ट्स को जब मैं मिक्स करूंगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन का एनालिसिस करूंगा, तो मेरे पास जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा, उसके हिसाब से मैं अपना जजमेंट फॉर्म करूंगा। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि मुझसे कम पढ़े लिखे लोग हो, मुझसे कम कैपेसिटी वाले लोग हो, उनका जजमेंट अलग होगा। मुझसे और भी तोफचंद लोग इस दुनिया में हैं, उनका जजमेंट, उनकी कैपेसिटी, उनकी स्किल्स मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझसे बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो ये जो है ये लाइफ की रियलिटी होती है। तो ये रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, और उसमें सबसे मेजर फैक्टर होता है ह्यूमन जजमेंट, और इंसानों से गलती हो सकती है। तो ये आपके लिए एक कॉशन है, एक अलर्ट, एक आपका इंपॉर्टेंट अलर्ट है। Realities that human judgment in decision making can be faulty and that breakdowns in internal controls can occur because of human error। अब जो जजमेंट लिया जाता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी ह्यूमंस लेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी इंसानों के ऊपर ही हो सकती है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स में, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करने वाले एस्पेक्ट में, दोनों एस्पेक्ट्स में इंसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों एस्पेक्ट्स में इंसानों से एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी एन एरर इन द डिजाइन ऑफ और इन द चेंज टू अ कंट्रोल। हो सकता है कि जब कोई प्रोसेस आप डिजाइन कर रहे हो तो 2-3 फैक्टर्स आपके छूट गए, आपने उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया, उसके वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फॉल्ट रह गया, एक लूप होल रह गया, वीकनेस रह गया। या ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको वो लूप होल्स दिखे तो आपने कोई चेंजेस करने की कोशिश की, अब जो आपने जो चेंजेस किए
उसमें थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई, या जो चेंजेस किए आपने अपने एम्प्लॉय को उन चेंजेस के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया, तो एम्प्लॉय का जो नॉलेज बेस है वो पुरानी प्रोसेस का है, नई प्रोसेस का नॉलेज बेस उसके पास अभी भी नहीं है, तो गलतियां करने के चांसेस है। तो ऐसे रियल लाइफ सिनेरियोज आपको एज एन ऑडिटर ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये दूसरा लिमिटेशन हो गया आपका। तीसरा लिमिटेशन क्या कहता है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। Equally, the operation of a control may not be effective, such as where information produced for the purposes of internal control, for example, an exception report, is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose or fails to take appropriate action। अब इस पूरे पैराग्राफ का एक ही मतलब होता है कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, जो भी इंटरनल कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है, और उस और इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी उसको इंप्लीमेंट करने की या मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग पर, किसी ना किसी एम्प्लॉय पर दी होगी। उस एम्प्लॉय को उस इंटरनल कंट्रोल के बारे में या उसके पर्पस के बारे में जानकारी ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक एम्प्लॉय को सीरियसनेस नहीं रहेगा, वो सीरियसनेस नहीं ला पाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं है कि इसमें इसका काम क्या है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इस स्टाइलस का और टैब का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर हम स्पोर्ट्स की एनालॉजी यहाँ पर देते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है कि बैट किसे कहते हैं, बॉल किसे कहते हैं, स्टंप्स का क्या इस्तेमाल होता है, विकेट का क्या इस्तेमाल होता है, गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो जब आप उसे वो क्रिकेट का गेम खेलने लगाओगे तो वो एकदम ऐसा अंधाधुन खेलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सीरियसनेस नहीं होगा उसमें, ठीक है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में जब आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की बात करते हो तो वो वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, टीम के कंपोनेंट्स प्रॉपरली सेटअप होते हैं, एक्सपर्ट बैट्समैन होता है, विकेट कीपर होता है, ऑलराउंडर का आपके ऑलराउंडर्स होते हैं, देन एक्सपर्ट बॉलर्स होते हैं आपके पास, चाहे वो मीडियम पेसर हो या स्पिनर हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली अपनी टीम को सेटअप करते हो। टीम के हर एक व्यक्ति का एक स्पेसिफिक रोल होता है। जो एक्सपर्ट बैट्समैन है वो केवल बैटिंग पे फोकस करेगा, टीम के लिए रन बनाएगा। जो बॉलर है वो कम से कम रन देके विकेट निकालने की कोशिश करेगा। और जो 11 फील्डर्स आपके, जो 10 लोग आपके फील्डिंग करेंगे, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स को बचाओ, विकेट्स निकालो या फिर रन आउट की कोशिश करो। तो जिन व्यक्तियों को गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके पर्पस, उसके आउटकम के बारे में जानकारी होती है, उनका परफॉर्मेंस अलग ही होगा। और एक ऐसा व्यक्ति, एक फुटबॉलर या एक वॉलीबॉल प्लेयर को अगर आप क्रिकेट खेलने लगाओगे तो उसका परफॉर्मेंस या उसको उतना सीरियसनेस इस गेम के बारे में नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर किसी क्रिकेटर को आप हॉकी खेलने लगा दो या फिर फुटबॉल टीम में डाल दो तो उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये एक लॉजिकल जो एनालॉजी मैंने आपको बताई है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, जो इंटरनल कंट्रोल सेटअप किया गया है, डिजाइन किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसको किस तरीके से यूज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन ही नहीं करोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल आपका, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। अब उस इंटरनल कंट्रोल में कोई गलतियां भी होती है तभी भी आपके वो अनस्किल्ड या अनट्रेन्ड एम्प्लॉय को पता नहीं चलेगी। और दूसरे सिनेरियो में अगर किसी ट्रेन्ड एम्प्लॉय को आप उस इंटरनल कंट्रोल के इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी देते हो तो वो फुली ऑटोमेशन मोड में काम करेगा, उसको पता रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस इंटरनल कंट्रोल के प्रॉपरली लूप होल्स क्या है, वीकनेसेस क्या, उसे पता रहेगा, तो वो उस सिस्टम को प्रॉपरली हैंडल करेगा। तो ये आपका तीसरा लिमिटेशन हो गया, ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया आपको, एन एक्सेप्शन रिपोर्ट। इक्वली द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रोल मे नॉट बी इफेक्टिव, यानी जो इंटरनल कंट्रोल आपने सेटअप किया है उसका काम करना इफेक्टिव नहीं होगा। कौन से केस में, सच एज where information produced for the purposes of internal control is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose। जो भी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जनरेट होती है उस एम्प्लॉय को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, इस वजह से वो उसे पता ही नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। और अल्टीमेटली एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉय को अगर आप किसी काम पे बिठाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कभी भी फुलफिल
नहीं कर पाओगे। अब इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल में सफिशिएंट स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया है ताकि आपको पूरी की पूरी सिचुएशन समझ में आ जाए। तो मेरे तरफ से मैंने कोशिश की है आपको इस वाले लिमिटेशन का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझाने की। चौथा लिमिटेशन क्या आता है, कोल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, यानी जो एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट के होते हैं वो साथ में मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ्रॉड करना है तो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास सारे ऑथोराइजेशन होंगे रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। अब उन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ओवरराइड करके यानी बाईपास करके अगर कुछ कांड किया है तो उसकी जिम्मेदारी तो उन पर ही रहेगी। वही लोग उस सिस्टम को चलाते हैं, वही लोग उस सिस्टम को रिव्यू करते हैं, और जब तक आप उस एम्प्लॉय को उस सिस्टम से हटाओगे नहीं तब तक आप उसका फ्रॉड या उसने किए हुए गलत काम आप ट्रैक या उसका ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये होता है कोल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉयज। इसीलिए कहा जाता है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रोटेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एडिशनली कंट्रोल्स कैन बी सर्कमवेंटेड यानी बाईपास्ड by the collusion of two or more people or inappropriate management override of control। अब यहाँ पे collusion among people में दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी फ्रॉड कर सकते हैं या जो हायर लेवल की मैनेजमेंट होती है वो अपने बेनिफिट के लिए भी कंट्रोल को अमेंड करके अपने हिसाब से मेंड करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करा यानी मैनिपुलेशन कर सकती है। पॉइंट नंबर 2 में हमें एग्जाम्पल पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट में एंटर इनटू साइड अग्रीमेंट्स विद कस्टमर्स that alter the terms and conditions of the entity's standard sales contract, which may result in improper revenue recognition. Also, audit checks in a software program that are designed to identify and report transactions that exceed specified credit limits may be overridden or disabled। अब जो भी व्यक्ति इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करेगा वो एक अपना क्या कहते हैं, बैकडोर हमेशा ओपन रखता है। ठीक है, प्लान बी हमेशा सबके पास होना चाहिए और होता है। प्लान ए अगर फेल होगा तो प्लान बी हम करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 सिनेरियोस बताए गए हैं कोल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉइज या ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में। पहला आपका बताया गया है कि कस्टमर्स के साथ जो भी आप सेल्स अग्रीमेंट करते हो, किसी कस्टमर को अगर सेटिस्फाई करना है, किसी कस्टमर को छोड़ना नहीं है, दूसरे दुकान में नहीं जाने देना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उससे हटके भी हम उस कस्टमर को अपने ही दुकान में रोकने के लिए या उससे ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं या एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर करते हैं या गारंटी या वारंटी पीरियड को बढ़ा देते हैं, यानी आउट ऑफ द वे जाके हमने जो हमारा स्टैंडर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसको अमेंड कर दिया। तो ऐसी ऑथोराइजेशन किसके पास होती है? ऐसी ऑथोराइजेशन हायर मैनेजमेंट के पास ही होती है। तो अगर हायर मैनेजमेंट का अप्रूवल है, सब कुछ लीगल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अपने फैमिली को बेनिफिट दिलाने के लिए या कंपनी के एसेट्स का, गुड्स या सर्विसेज का मिसयूज करने के लिए अगर स्टैंडर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड करता है तब चिंता की बात है, क्योंकि ऐसा करोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस कम होगा, ठीक है, या प्रॉफिट में नुकसान होगा, यानी प्रॉफिट जो है वो अलग तरीके से कमीशन बाजी करके डाइवर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या कहा, और उसका इम्पैक्ट जो है सेल का, अगर जो भी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका इम्पैक्ट आपके रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो एडिट चेक्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन, अब ऐसी कोई अभी जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं या बिल पासिंग वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो ERP सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग लेवल के ऑथोराइजेशंस होते हैं। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट कितनी है, कौन से ऑफिसर की कितनी लिमिट है, कौन सा ऑफिसर कितना खर्चा कर सकता है, उसके अंडर कितनी अथॉरिटी है, कौन सा ऑफिसर कितना कैश में खर्चा कर सकता है, कौन सा ऑफिसर कितना बैंक के थ्रू खर्चा कर सकता है। अगर उस लेवल से ज़्यादा खर्चा करना है तो आपको अप्रूवल लगेगा, टेंडरिंग प्रोसेस रहती है, तो बहुत सारे उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अगर आपका है, जैसे कि ERP अगर सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके किसी ट्रांजैक्शन की क्रेडिट लिमिट सेट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मिडिल लेवल का मैनेजर है, उसको ऑथराइजेशन है कि भाई तू एक दिन के अंदर या कोई भी अगर तेरे को ट्रांजैक्शन करना है तो तू 25,000 तक का खर्चा कर सकता है, उसकी ऑथराइजेशन तेरे पास है। और अगर उसने अपने उसके ऊपर का जो मैनेजर है, ऊपर के लेवल का जो मैनेजर है, उसके साथ कोल्यूजन करके उस मैनेजर को बता दिया कि भाई मेरे पास तो 25 का सैंक्शन का अथॉरिटी है, आप एक काम करो, बिल 1 लाख का मैं बनाता हूँ, आप 1 लाख पास कर दो, आपस में जितना है वो बांट लेंगे, जो भी कमीशन हमारा बचता है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो भी उनके कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस को वो डिसेबल कर सकते हैं जिनके पास ऑथराइजेशन है।
तो ऐसे केसेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऑथराइजेशन है, और उस हिसाब से आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक मेन लिमिटेशन आपको पता चल जाता है। यहाँ पर जो है ना ह्यूमन इंटरवेंशन होने के चांसेस है, और ह्यूमंस जो है अपना फाइनेंशियल बेनिफिट अचीव करने के लिए गड़बड़ कर सकते हैं। फिर पांचवा लिमिटेशन हमारे पास क्या होता है, जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो ह्यूमंस करते हैं, और मेजरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी अल्टीमेट पावर हायर लेवल मैनेजमेंट के पास होगी, तो उनसे भी एरर हो सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप करते वक्त या डिसीजन लेते वक्त उनसे भी एरर हो सकते हैं। Further, in designing and implementing controls, management may make judgments on the nature and extent of the internal controls it chooses to implement and the nature and extent of the risk it chooses to assume. अब कोई भी इंटरनल कंट्रोल आप तभी लगाओगे जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिस्क है। अगर कोई भी अगर जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग या कोई सिस्टम नहीं लगाते। रिस्क ही नहीं है तो उसकी चिंता क्या करना है ना, आप ऐसे ही पड़े रहने दोगे। आपके पास अगर कोई पेन है, ये पेन चोरी होने का आपको कोई रिस्क ही नहीं है, तो टेबल पे पड़ा रहेगा, उसके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं, कोई भी आ रहा है टेबल के पास, कोई भी जा रहा है, कोई भी इस पेन को इस्तेमाल कर रहा है ना। ऐसे ओपन एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स वैल्यूएबल होते हैं, जैसे कि आपके आईपीआर हो गया, यानी जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, नो हाउ होता है, जो आपके टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल नेचर के होते हैं, तो ऐसे केसेस में इनके रिस्क होती है, एक बिजनेस रिस्क एसोसिएट की जाती है। तो अब कौन से सेगमेंट में बिजनेस रिस्क है, कौन से सेगमेंट में बिजनेस रिस्क नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट में कौन बैठा है, ह्यूमन से एरर हो सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट्स को भी आपको इंटरनल ऑडिट का जब आप रिव्यू करोगे तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए रिव्यू करना है। पॉइंट नंबर 6, लिमिटेशंस इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। अब जो बहुत ही छोटे बिजनेसेस होते हैं उसमें एम्प्लॉयज भी कम होते हैं। जनरली जो सोल प्रोपराइटर होता है, जो मेन बिजनेस का की पर्सन होता है, वही सारी चीजें मैनेज करता है, उसी के पास अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें लिमिटेशन समझना है इंटरनल कंट्रोल का। स्मॉलर एंटिटीज ऑफन हैव फ्यूअर एम्प्लॉयज ड्यू टू विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज नॉट प्रैक्टिकेबल। कम एम्प्लॉयज है तो भाई कितना सेग्रीगेट कर लोगे आप, है ना। एक आदमी के पास 3-3, 4-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है छोटे बिजनेसेस के अंदर। हाउएवर, in a small owner managed entity, the owner manager may be able to exercise more effective oversight than in a larger entity. This oversight may compensate for the generally more limited opportunities for segregation of duties. यानी जो ओनर मैनेजर होता है छोटे बिजनेस में, वही सब कुछ देखता है। अब ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का जो ड्रॉबैक है वो आपकी जो छोटा बिजनेस है तो आप अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर पाते हो। तो ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला ड्रॉबैक छोटी एंटिटीज में होता है वो आप नलिफाई कर सकते हो या उसे बैलेंस कर सकते हो अगर जो ओनर मैनेजर है वो इफेक्टिव तरीके से सारी प्रोसेसेस के ऊपर अपनी नजर रख पाएगा, तो उसमें वो कैपेबिलिटी होगी। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला जो ड्रॉबैक है वो आप बैलेंस आउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, on the other hand, the owner manager may be more able to override controls because the system of internal control is less structured. This is taken into account by the auditor when identifying the risk of material misstatement due to fraud. तो क्या हो गया, जो एक पावर, अगर कोई छोटा सा बिजनेस है तो 2-3-4 लोग होंगे जो सारे डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर सोल प्रोपराइटरशिप है तो एक ही व्यक्ति होगा जो सारे डिसीजंस लेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसके पास अल्टीमेट पावर होगी ओनर मैनेजर के पास। अब वो ओनर मैनेजर हमेशा आसानी से सारे इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकता है। अब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड तो नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही ओनर मैनेजर है। वो फ्रॉड किन लोगों के साथ कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ फ्रॉड कर सकता है, अपने सप्लायर्स या क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड कर सकता है, करेक्ट। तो जिनसे उसने उधारी ली है उन लोगों के साथ वो फ्रॉड कर सकता है। इसी के साथ टैक्सेशन के फ्रॉड वो कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर of the entity, economic size of the entity, complexity of the ownership structure of the entity, उनके जो फ्रॉड करने के तरीके होते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में एरर हो सकते हैं, ये भी हर सिचुएशन हर एंटिटी में अलग अलग होगा। अब जैसे सोल प्रोपराइटर है तो वो हमेशा एक्सटर्नल पार्टीज के साथ फ्रॉड करेगा या फिर अपने एम्प्लॉयज को कम पैसा देगा, एम्प्लॉयज को बोलेगा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो
एक्सटर्नल पार्टीज प्लस एम्प्लॉयज, इन लोगों के साथ फ्रॉड कर सकता है। अब जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या हो जाता है कि आपने स्टॉक मार्केट से दूसरों का पैसा उठाया है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, बदले में आपने या तो उन्हें इक्विटी कैपिटल इश्यू की होगी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू की होगी, करेक्ट। अब आपने जो बिजनेस शुरू किया है, आपने बैंक से लोन उठाया, आपने डिबेंचर कैपिटल का लोन उठाया, आपने स्टॉक मार्केट से इक्विटी शेयर उठाया, प्रेफरेंस शेयर उठाया, तो बहुत सारा मार्केट से आपने पैसा उठाया। अब आप क्या कर सकते हो, जो भी उधारी में पैसा लिया है या तो आप जेन्युइनली बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या फिर कुछ पोर्शन आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे और कुछ पोर्शन आप अपने पर्सनल वेल्थ में ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे केसेस में क्या होगा, आप बता दोगे कि यार बिजनेस तो डूब गया, आपने क्या किया, पैसा अपना ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में सिक्योर कर लिया, एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दी, बाहर के लोगों का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो भी नहीं दिया, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट या ओनर इन द बिजनेस और उसकी लाइबिलिटी की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से फ्रॉड या एरर्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आपको एज एन ऑडिटर समझ में आने चाहिए। तो मित्रों, यहां पर हमारा ये वीडियो होता है समाप्त, और इस वीडियो में हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया। पहला, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमने देखी डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है वो हमने देखा। इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग एज एन ऑडिटर जब आपके पास आ जाता है, जब आप उस अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लेते हो, गैदर कर लेते हो, तो ये 3 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और उसी के साथ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस है। एज एन ऑडिटर जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करेंगे तब हमें ये 6 पॉइंट्स जो है, इन 6 पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ये हमारे लिए एक कॉशन है, ये हमारे लिए एक चेतावनी की तरीके से काम कर सकते हैं कि इन 6 जगहों पर, इन 6 एस्पेक्ट्स में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिव्यू का जो हमारा प्लान है उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट और डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, यहां पर यह वीडियो हमारा होता है समाप्त, और अगले वीडियो में जो कि इस लेक्चर का पार्ट 2 रहेगा, उस वीडियो में हम केवल एक ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और वो टॉपिक हमारा होने वाला है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये एक बड़ा टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे पढ़ने में भी हमें बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये पहला वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें प्रॉपरली बन गई है। जाने से पहले वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए।